मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो, उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल देर रात लोकसभा में पास हुआ वक्फ अधिनियम। बौखला गई विपक्ष की पार्टियां। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों का आने लगा रोना। जिस तरीके से उन्होंने बौखलाहट में ये कह दिया कि भारत के लोकतंत्र के लिए है ये सबसे ज्यादा काला दिन। और लगातार वक्फ पे सवाल उठा रही विपक्षी पार्टियां, जिसमें ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी हैं शामिल, जिनकी क्लास लगा दी कल संबित पात्रा ने। जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद संबित पात्रा ने कुछ ऐसी बातें कही और वो आग बबूला हो गए विपक्ष के ऊपर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वक्फ को लेकर आखिरकार इस तरीके से हंगामा क्यों बरपा रखा है जब मुसलमानों की ही कंट्रीज में नहीं है वक्फ का कोई नामो निशान, पर भारत में तो मान्यता दे रखी है वक्फ बोर्ड को और मुस्लिम भारत में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित है। और इसी के साथ उन्होंने जमीन के ब्यौरे को लेकर भी कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना। चलिए ले चलते हैं आपको लोकसभा और दिखाते हैं कि किस तरीके से तीखे तेवरों में संबित पात्रा ने विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद कर दी वक्फ अधिनियम को लेकर। हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ तकरार दो पक्षों के बीच इसको लेकर हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा? क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं ना कहीं डरा रहा है? क्या मुसलमान आज भारत में सिमट कर रह रहा है? सभापति महोदय, मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद। और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा,
लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है। मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास वो देश की जमीन है और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ? आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं। आपने देखा कि किस तरीके से संबित पात्रा ने तमाम विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए ये तक कह दिया कि अगर हम ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाती हैं कि भारत की आर्मी और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो ये जमीन देश की सरकार की है। और अगर वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा प्राइवेट जमीन है, और इतनी प्राइवेट जमीन है कि मुझे शक है कि भारत के एक परिवार के पास भी इतनी ज्यादा जमीन नहीं है। यहाँ पर संबित पात्रा ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे फिर वो रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी हो, कई नामी ग्रामी नाम हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ की जमीन है, और उन्हीं के ऊपर ये बड़ा हमला बोला गया संबित पात्रा के द्वारा। देखिए, कल देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा पेश हुआ वक्फ अधिनियम देर रात पेश हो चुका, जिसके बाद तमाम सांसद विपक्ष के जब बाहर आए लोकसभा से तो उनके चेहरे उतरे हुए थे और उनके चेहरे पर एक बौखलाहट भी थी, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर इन्होंने हमला बोला। देखिए, बहुमत का आंकड़ा 272 था और भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि ये जो बिल पेश किया गया था, यहाँ पर 288 वोट इस बिल को मिले हैं, सहमति में मिले हैं, और अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। खैर, बड़ा टफ था काम, थोड़ा बहुत तो वो लोकसभा में था, राज्यसभा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास अपना काफी ज्यादा बहुमत है, तो राज्यसभा से इस बिल को पेश कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर बन जाएगा ये कानून और फिर देश में कर दिया जाएगा लागू। और देखिए, इसी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जैसे ही ये पास हुआ, टीएमसी के नेता यानी कि ममता बनर्जी के नेताओं की बौखलाहट जो है वो इसीलिए सामने आई क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा ही मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करती हैं और उनका मेजर जो वोट बैंक है वो यही एक धर्म है। तो देखिए, ममता बनर्जी के पार्टी के नेता यानी कि सांसद कल्याण बनर्जी जैसे ही लोकसभा से बाहर आए, उन्होंने एक सीधे तौर पर कहा मीडिया से बात करते हुए कि ये जो बिल पास हुआ है ये असंवैधानिक है और इस विधेयक को चुनौती दी जाएगी, ये मुसलमान समुदाय के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। सुनिए किस तरीके से और भी बातें कही हैं कल्याण बनर्जी ने। This bill is because they are having numbers. That is the reason the bill has been passed. The bill is totally unconstitutional. The bill will certainly be challenged, and it is unconstitutional. Muslim के लिए this is dangerous for the Muslim community.
मुस्लिम का वो हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि मुसलमानों का बड़ा प्रहार होगा इस बिल से? तो आपने देखा कि सिर्फ कल्याण बैनर्जी ही नहीं बल्कि इसके अलावा ममता बनर्जी की काफी ज्यादा खास और पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश कर बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि वो मुसलमानों को किस कैटेगरी में रखते हैं, वो अपने पैरों के नीचे दबाना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। यानी कि वो ये कह रही हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये लोकतंत्र का काला दिन है। सुनिए महुआ मोइत्रा का ये बयान। Yes, it was passed by 288 to 232, and I think when you saw what the numbers were in the 17th Lok Sabha, where bills would pass by 300 and 119, you see there is only a 50 vote vote gap here, and you realize just how unpopular and how against the public mandate this bill is. And it is only because of the party whip and because of the two allies that they had just managed to get through by the skin of their teeth. 272 is majority, they've got 288, and that's really close. You saw all the points that have come up, and frankly, it's a very dark day in India's secular democracy, where this government, by sheer brute force, has brought about a bill which is so patently unfair and so patently against the fundamental rights of Article 25, Article 26, and basically there are 3 or 4 clauses in the amendment. One is that you have to say that you are practicing Islam for 5 years. Now, I'm a Hindu Brahmin, a woman. How do I prove that I'm a practicing Hindu Brahmin? How do you do it? How do you ask one person or one faith to prove that they're 5? The second, they say that only if you're a Muslim of 5 years can you donate something. In my constituency, for example, when a Muslim did not have a graveyard or did not have land, there were rich Hindu landowners, zamindars, who have donated land for Muslim graveyards, for masjids, for all of this. So is that all going to be declared null and void? The third they are saying is that you must have non-Muslims on the Central Waqf Council and in the state law boards. Out of 22 members on the Central Waqf Council, they are saying that only 10 need to be Muslim and 12 can be non-Muslim. So again, you will have a majority of 12:10. And if the government wants to take over a land for a period of 5 years, you can do that without a murmur. And this is exactly what they are trying to do. So these amendments are basically, it is sending a very chilling effect to the Muslim community that संभाल के रहो, हमारा पैरों के नीचे रहो. This is it. The only thing that the message we are sending to the Muslims in this country is, know your place, we will show you your place. And that's where our leader Mamata Banerjee and our party, Trinamool Congress, believes that a Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not Pao Tale or at our feet. A Muslim's place is next to us with their head held high, walking together in a secular India. And that is what this bill has destroyed today. Thank you. लगातार विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है और इतना ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तो ये तक कह दिया कि बिल पेश तो कर दिया गया है पर वापस ले लिया जाएगा। देखिए, बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में 1-2 दिन में पेश कर दिया जाएगा, वहां से भी पास होकर जल्द ही देश में इसका यानी कि इस बिल को कानून बनाकर देश में लागू कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यहीं पर अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। कल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों के लिए सड़कों पर निकलने के लिए कह दिया कि जब तक इस बिल को वापस ना लिया जाए तमाम मुस्लिम सड़कों पर निकले। पर आपके लिए बता दें कि एक तरफ विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, पर केंद्र सरकार इस बार
सीधे तौर पर कह चुकी है कि हम इस कानून को वापस बनाकर लागू करेंगे और वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम समुदाय को भड़का रही हैं, जिससे कि उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। पर इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बीच में फैलाकर लोगों को सड़कों पर लाने का काम आज विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। खैर देखिए, अब राज्यसभा में पेश होने के बाद केंद्र सरकार की पूरी तैयारियां हैं और जैसे ही ये कानून बन जाएगा तो लगातार विपक्ष जितनी भी राजनीति करे, पर सरकार अब तमाम पैतरों को समझ चुकी है और एक कुछ दिन पहले टीवी डिबेट के दौरान खुद सीधा संदेश दे चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को अब कुछ हासिल नहीं होगा धरना प्रदर्शन और सड़कें घेरने से। खैर, आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? विपक्ष की बौखलाहट को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इस बिल को पास करने से आपको क्या लगता है कि कितनी पारदर्शिता, कितना भ्रष्टाचार खत्म होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए।